वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 3 दिसंबर, वीक का सेकंड डे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। उससे पहले आप में से एक एस्पिरेंट ने ये पूछा था कि मैम न्यूज़पेपर रीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं आपको न्यूज़पेपर के रीडिंग में बता दूं तो एक तो देखिए ये इशू होता है, बेसिक इंग्लिश की प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश मतलब इसमें मेनली वोकैब का इशू होता है। उसमें तो आप देखिए, इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप नॉर्मल लाइन रीड कर रहे हो तो उसमें आपको कीवर्ड्स हो जाएंगे। वो इशू तो मुझे भी है, क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, ये लोग एक्सपर्ट लिखते हैं और हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस फील्ड के। ठीक है, हम तो अपने एग्ज़ाम्स के लिए इससे मटेरियल निकाल रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप समझिए। आप ये सोचो कि इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है और मेरी इंग्लिश तो बहुत ही एवरेज है या पुअर है, और तो फिर मैं कैसे। तो ये वाली लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में लिखनी भी नहीं है ना। आपको बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज लिखनी, तभी आप मार्क्स फैच कर पाओगे। क्योंकि ये इसलिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जो है अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, है ना। तो ये इसका तो एक सोल्यूशन ये है, जो बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं है उसको इम्प्रूव करने का, कि आप वोकैब पे इम्प्रूव कीजिए, फोकस कीजिए, वर्ड्स जो हैं उसका मीनिंग ढूंढिए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और ये टेंशन मत लीजिए कि मेरी इंग्लिश इनके कंपैरेटिवली तो अच्छी नहीं है, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। वो काम नहीं है आपका, आपको कोई इंग्लिश कोर्स थोड़ी पढ़ाना है ना। और दूसरी बात जो है यहाँ पे, एक चीज़ दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कंटेक्स्ट का। जैसे देखिए, आपको कई बार क्या होता है, आपकी इंग्लिश भी इतनी बेटर है कि आप समझ जाते हो, लेकिन क्या होता है जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। वो पता है क्यों होता है, क्योंकि आप लिंक नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। जैसे कई बार क्या होता है कि राइटर ना प्रोवर्ब्स, है ना, जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हम मुहावरे के द्वारा, है ना, इनके द्वारा कोई चीज़ ना स्टेटमेंट के फॉर्म में वो बता देंगे। और आपको ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आपने सिलेबस पढ़ रखा है, सिलेबस कवर कर रखा है, और आपको इंटरलिंक करना आ रहा है कि इस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से वो किस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये दूसरा इशू हो सकता है कि आपको मान लीजिए जैसे और मैं बेसिकली समझो, जैसे आपको इकोनॉमी आपका क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, आपकी क्लास चल रही है और आप इकोनॉमी के आर्टिकल्स देख रहे हो, तो आई एम श्योर आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। आप इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ, आप मेरी आज से जैन या फेब पिछले साल, एक साल पहले मतलब होने वाला है अपन को, तो इससे पहले जैन और फेब इस साल के जो शुरुआत की वीडियोस थे ना, वो उठाओ। उसमें से वो वीडियोस जो उस समय आपको इतनी समझ नहीं होगी ना, अब आप सुनना, वो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि पिछले 10-12 महीने में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने पढ़ाई पर, है ना। तो वो चीज़ उस समय जो आपको अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था, वो आपको और अब ग्रास्प होगा, अब लगेगा कि हाँ, ये मैम जो बताना चाह रही हैं वो क्या बताना चाह रही हैं। प्रॉब्लम एक्चुअल स्टूडेंट में होता है, क्योंकि उसकी समझ उतनी नहीं होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये आपके साथ भी है, ये मेरे साथ भी है। मैंने भी अपने टीचर से, जो जिनसे मैंने क्लासेस ली, हमारी शिकायत रहती है। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, एक्चुअली उन्हें तो वो चीज़ें पता हैं, वो समझाना चाह रहे हैं, वो हमारी समझ में नहीं आ रही है वो, है ना। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम दोनों में है, यानी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी कमज़ोर है, थोड़ी थोड़ी आपका कंटेक्स्ट भी वीक है। तो इन दोनों पे काम करो, और कंटेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है, आप सिलेबस कवर करो, अपना बेसिक फंडामेंटल है उस पर काम करो। बेसिक चीज़ें जो है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं, इस पर काम करना होगा, तभी आपको इंटरलिंक समझ में आएगा। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टैटिक्स कवर नहीं करवाती जैसे बाकी न्यूज़पेपर्स वाले कवर करवाते हैं। एक तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, उसके लिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक वीडियो पूरी बनाऊँ इसी पे। वो लोग प्रोफेशनल है, उनका काम ही कोचिंग वालों का काम है, मैं कोचिंग नहीं चलाती, है ना, टू बी फ्रैंक। तो एक तो ये, और इसलिए मैं, और न्यूज़ एनालाइज पता है मैं सीधा इसलिए कर लेती हूँ, जैसे आप जहाँ एक 1-1 घंटा लगाओगे, 2-2 ढाई घंटे लगाओगे, वहाँ उसको मैं आधे घंटे में क्रिस्प बता देती हूँ। मैं आपके काम को और ईजी कर रही हूँ, यही काम होता है एनालाइज का। बाकी इसका स्टैटिक क्या होगा, ये तो आपको काम करना है ना, और मैं बता भी दे रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्पून फीडिंग चाहिए होती है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, ये आप गंदी आदत लगा रहे हो। और मैं तो कहूँगी कि जब आपको कुछ टाइम में अगर ये ऐसा न्यूज़पेपर समझ में आ गया कि मैम किस तरीके से पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, मैं तो कह रही हूँ मत फॉलो करो, आप मत देखो, आप अपने से पढ़ो, बट सीखो। आप समझ रहे हो। तो आपका खुद का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्किल।
तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप बताना मुझे कि ये और क्या इशू हो सकता है, ठीक है, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो देखिए ये वाला जो आर्टिकल है मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर है। देखिए आपको भी पता होगा कि अपने आसपास शहरों में तो आपने डेफिनेटली देखा होगा अभी तक कि कोई बहुत बड़ा नाला है, उसमें 2-3 लोग जो है उतर के साफ कर रहे हैं। ये बहुत ही सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का एक वर्स्ट काम कह सकते हो जो हम अपने दिन दिहाड़े कामों में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने भी बोला है 2018 से 2023 तक का डेटा देखोगे ना, इंडिया में नियरली 450 वर्कर्स ऐसे हैं, ये इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के वजह से उनकी डेथ हुई है उस सीवेज में, क्योंकि इतना सेप्टिक टैंक, इतना भयंकर गैस होता है उसमें, उनमें घुटन हो जाती है, प्रॉपर मास्क यूज़ नहीं किया जाता, प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका इशू बहुत टाइम से उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये आर्टिकल आया है, इससे पहले बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं। इसके लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट भी आया है, इसको बैन भी किया गया है, लेकिन फिर भी जो है ये कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अभी जैसे दिल्ली में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि 15 साल में कम से कम 75 सीवर्स में सफाई करते हुए एम्प्लॉयर की डेथ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे बहुत बड़ा वीक साबित हो रहा है। दूसरी बात जो प्रॉब्लम साबित हो रही है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी लैक है। क्या भाई डेवलप्ड नेशंस ये सारे ऐसे मैनुअली करवाते हैं ये काम सीवेज का? सीवेज तो उनके भी होगा। प्रॉब्लम यही है कि हमने अपने वर्कर्स के लिए ना अपने अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं उठाए हैं, ऑप्शंस पे काम नहीं किए हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयर है, इनकी जनरेशन इनकम इसी से बन रही है, तो अगर हम यहाँ टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करते हैं तो फिर इनकी इनकम जनरेशन क्या होगी, इस पे काम नहीं किया। नए नए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स में हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये स्कैवेंजिंग का एक्ट आने के बाद भी, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट्स के आने के बाद भी आज भी जो है ये इंसिडेंट्स देखने को बहुत कॉमनली मिलता है, ठीक है। तो जो चीज़ ये राइटर जो है इसमें बता रहे हैं, और इसके ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया गया है, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनफ नहीं है ये चीज़ें। आपको सबसे पहले इनका इनकम का सोर्स देखना होगा। सबसे दूसरी बात जो है सोशल कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो रखी है, हम इन सेप्टिक टैंक में भी पता है हमने कास्ट बांट रखा है कि पर्टिकुलर एक कास्ट का पर्सन ही इस पर काम करेगा, ठीक है। हमारे अपर कास्ट या नॉर्मल जो मिडिल क्लास कास्ट है वो नहीं करेगी, इसमें लोएस्ट से लोएस्ट कास्ट करेगी। तो ये सोशल कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो रखी है कि हमने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही बांट दिया है इन जैसे कामों के लिए। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट ऑल्टरेशन या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस प्लस सोशल कंडीशनिंग पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपके लॉ एंड ऑर्डर बनाने से, आपके एक्ट पास करने से, आपका ये कहने से कि ये सिर्फ बैन हो जाएगा आपसे, ये सोल्यूशन लॉन्ग टर्म पे नहीं दे पाएगा आपको ये सोसाइटी में, ठीक है। और ऊपर से अभी आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन तहत इसके तहत 2016 से 15 से हमने ओपन डिफिकेशंस को भी जो है मीट किया है ना। और इसके अलावा हमने और भी चीज़ें, क्लीनिनेस को बढ़ाया है। हर 2 अक्टूबर को हमने साफ़ सफाई का दिवस बना रखा है गांधी जी के बर्थडे पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें इनफ नहीं है इन सारे कोर इशूज़ को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है राइटर ओवरऑल इस आर्टिकल के अंदर बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपको पता है COP29 का अजरबैजान में अभी जो है मीटिंग सबमिट हुई, ख़त्म हुई है ये, और उसी के बीचों बीच में ही आपको पता है हमारा दिल्ली NCR रीजन में नियरली पॉपुलेशन जो एयर क्वालिटी है वो कम से कम 400 पार है। एयर क्वालिटी वर्स्ट है ये, है ना, वर्स्ट। और अभी रिसेंटली 2024 का जो है लैंडसेट काउंटडाउन ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट बताई। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात पता क्या होता है कि इन जैसे एयर पोल्यूशन से हेल्थ का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको हेल्थ को मीट करना है, हेल्थ पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये एयर पोल्यूशंस के जो इश्यूज़ है इसको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताइए, क्योंकि क्या होता है कि अनहेल्दी एयर पोल्यूशन से जैसे NCR रीजन है, इसके अलावा इंडिया का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये भी मेनली फोकस करती है री एग्जामाइन करने के लिए कि एरिया को प्रायोरिटाइज करा जाए कि कौन कौन सी एरिया सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, किस टाइम में है, ये सारी चीज़ें करा गया है। लेकिन फिर भी जो है हमारे हेल्थ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो अनहेल्दी एयर जो है बहुत बड़ा इशू है। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि ऑल्दो इस चीज़ के लिए जो है प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रैटेजी, रियल टर्म, नियर टर्म क्लीन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल जैसे चीज़ों पे हमने शिफ्ट भी किए हैं, ताकि हमारा जो क्लाइमेट के वजह से जो क्लाइमेट को बढ़ाने का जो वार्मनेस जो हमारे अर्थ पे बढ़ रहा है उस पर हमने काम किए हैं। स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस को जो इम्पैक्ट होता है, जैसे वुमेन है हमारे वल्नरेबल सेक्शन में, उनके लिए हमने LPG गैस अलाउ कर दिया फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के अलावा।
लेकिन इससे ये सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो और अगर आप पिछले 2 डेकेड से देखोगे तो मेनली जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है, जो घरों में जलाने से जो एयर पोल्यूशन आता है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्रॉनिक डिजीज़ में, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ में, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो चिल्ड्रन हो, उनमें जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग कैंसर है, एडल्ट ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, चाइल्ड निमोनिया है, चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट में इम्पैक्ट होने में जो है, इसने हाउस होल्ड यानी जो घरों में चूल्हे के में जैसे कोयला जलाते हैं या फिर जो हम डंग केक चलाते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं उपले बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना, उनके यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। ऑल्दो इस चीज़ के लिए हमें जो है यहाँ पे चूल्हा को पूरी तरीके से वेंटिलाइज करने की भी कोशिश करी गई है। अब जैसे क्योंकि क्या होता है कि इससे कम से कम आपका 2.5 UM यानी पर्टिकुलर मैटर 2.5 बहुत वास्टली, बहुत ड्रास्टिकली निकलता है, जिसके अंदर ब्लैक कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये सारे गैसेस जो है बहुत बड़ा एक जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इसको जनरेट करता है, ठीक है। हाउस होल्ड पोल्यूशंस को जो है ऑल्दो यहाँ पे राइट ये बता रहे हैं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी NCAP हो, या फिर आपका जो एम्बिएंट एयर पोल्यूशन जो डिसाइड करता है ये यानी मेजर्स करते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको बहुत लाइटली लिया है, बहुत हल्के में लिया है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्पिरेटरी का भी देखोगे, जो NCAP और AAP यानी आपका एम्बिएंट एयर पोल्यूशन जो है, वो अगर आप देखोगे कि इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एमिट होता है, तो यूपी में यहाँ 4% है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में ये 17% है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए भी और अपने एयर पोल्यूंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ को बढ़ावा देने में भी। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो देखिए बहुत लार्जेस्ट सेक्टर में इसने एमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा LPG जैसे उज्ज्वल योजना को लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी यहाँ पे बोला है कि जो रेजिडेंशियल बायोमास कंबशन है उसे रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी ना तो हमारा जो एयर क्वालिटी है वो भी और रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो एयर पोल्यूशन का मेन बहुत बड़ा इशू है ना, वो आपके जो खूंटी है, जो आपके क्रॉप से जल बर्निंग की वजह से जो इशू है, उसी वजह से हो रहा है हरियाणा और दिल्ली और NCR रीजन में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर यही बता रहा है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा डीकार्बनाइजेशन या फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत फोकस किया गया है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे फोकस किया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में ना जो पर्टिकुलर मैटर होता है, स्पेशली जो सूट होता है, जिसको हम काल्क पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो 1000 टाइम्स कम हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। वो सीधा सीधा हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ जैसे ये स्कीम्स है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मैंने बताया LPG गैस के लिए, नियरली 99% हाउस होल्ड्स की जो इशू हैं इसने काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व किया है। ऑल्दो यहाँ पे WHO ने भी इस चीज़ के लिए इंटरिम गाइडलाइंस निकाली थी कि फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे चेंज करा जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे काफ़ी सक्सेसफुल रही है और ठीक है, यही है। बाकी ओवरऑल ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया कि वर्ल्ड बैंक ने भी एड्रेस किया है इसको, साउथ एशिया में पोल्यूशन बहुत बड़ा एक कंसर्न है। ऑल्दो यहाँ पे हमें जो है अभी थोड़ा सा और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो उनके हेल्थ हज़ार्ड्स उन्हें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसमें एक्चुअली क्या है, प्रेसिडेंट ने अभी कुछ लास्ट मंथ में ना जो हमारे प्रिजनर है, ठीक है, जो जेल में रहते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंडर ट्रायल है। देखिए अंडर ट्रायल मतलब क्या होता है, जिनके केस में अभी तक कोई एविडेंस प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हें गिल्ट भी नहीं बोला गया है कोर्ट के द्वारा, और वो केस चल रहा है और वो जेल में बंद है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो अंडर ट्रायल है। तो बहुत लाखों में लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है NCBRA के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी बात जो है NCRB के अकॉर्डिंग 2022 का डेटा ये बताता है कि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जेल में हैं। हमारी कैपेसिटी अगर 4,36,000 लोगों की है तो हमारे पास 5,73,000 नियरली 6 लाख के आसपास लोग जो हैं हमारे जेल में बंद हैं। तो इस चीज़ को इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उन पे और काम करने के लिए यहाँ पे जो है मुर्मू जी ने यहाँ पे एक प्लानिंग बताई। यहाँ पे अभी रिपोर्ट भी निकला है इसका, प्रिजन इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल एंड मेजर्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डी कंजेशंस के नाम पे। इसमें बोला गया कि इन्होंने
प्रिजनर्स रखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स क्या करेगा, यहाँ पे जो अंडर ट्रायल जो भी केसेस हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है सारी लिस्ट ऑनलाइन फॉर्म में आपको पता चलेगी, किस पे अंडर ट्रायल है, कितने क्या केसेस कहाँ रीच हुआ, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे जो है और भी इश्यूज़ बताए जा रहे हैं इस चीज़ को अप्लाई करने में, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि अंडर ट्रायल में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल पे आपको फोकस करना होगा, तो कॉस्ट बियरिंग भी है, क्योंकि ये मॉडल जो है ऑलरेडी यूएसए में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात चल रही है कि इंडिया में जो है रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडिया में इस चीज़ को लाया जाएगा, ताकि जो प्रिजन में बहुत सारे लोग जेल में हैं अननेसेसरी, जो जिनका डेट जो है सिर्फ और सिर्फ वायदा पे वायदा चल रहा है और केसेस चल रहे हैं, प्रूव नहीं हुए हैं, तो उसको रिजॉल्व किया जाए, जो ओवर बर्डन है उसको कम किया जाए प्रिजन्स का, ठीक है। क्योंकि देखिए इससे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। अनटिल गिल्ट प्रूवन तक जो है वहाँ पे उन्हें सजा काटनी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है 20-25 साल बंदा जेल में है और उसका कोई एविडेंस भी प्रूव में नहीं है ना। तो इन चीज़ों को जो है रिजॉल्व करने की बात चल रही है। तो ये सारे ओवरऑल आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये ब्रिक्स वाला, ऑल्दो इसमें क्या है, इसकी स्टोरी बताती हूँ सिंपली। आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है अब प्रेसिडेंट में आए, फाइनल अभी नहीं आया, लेकिन हाँ अभी तक ये है कि ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ कि ओथ ले लिया उन्होंने, लेकिन अभी तक जो है ओवरऑल 99.9% ये है कि डोनाल्ड जी जो है प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के, ठीक है। अभी कल उन्होंने रात को ना एक ट्वीट करा, मैं दिखाती हूँ आपको वो ट्वीट, ये देखो, ठीक है। कल शाम की ट्वीट है ये, है ना। और कल शाम की ट्वीट इन्होंने से December 1 की ट्वीट है, सॉरी 2 दिन पहले की है। तो उन्होंने बोला कि जो ब्रिक नेशंस है ना, एक मिनट, जो ब्रिक नेशन है ना, एक्चुअली क्या आपको पता है बहुत टाइम से जो है चाइना हो गया या इंडिया हो गया अपने अपने डेवलपमेंट में बहुत फोकस कर रहे हैं, और ब्रिक के समिट में भी, एससीओ के समिट में भी, और जब इंडिया रशिया से भी मिला था या यूएई जैसे नेशन से भी मिला था, इंडिया ने अपनी तरफ से रुपीज़ पे बहुत फोकस किया था कि हम रशिया के साथ या यूएई के साथ जो है हम करेंसी पे फोकस करेंगे। सेम वैसा ही जो है ब्रिक नेशन फोकस कर रहा था, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना नेशंस का बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी करेंसी को बनाने का काम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मतलब ये बहुत पहले से चल रहा है कि ब्रिक नेशंस को अपना ही करेंसी होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या पूरे ग्लोब में 80% हम किस पे ट्रेड करते हैं, डॉलर्स पे करते हैं, ठीक है। डॉलर्स पे ही हमारा सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का भी फोकस जो है वो है कि करेंसी, सॉरी चाइना के करीब ब्रिक नेशंस का है कि ब्रिक नेशंस का पांचों का मिला हुआ करेंसी होना चाहिए, ताकि वो पांचों नेशंस अपने में आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ पे क्या हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने वर्डिक्ट दिया है, इन्होंने बोला है, सॉरी ट्वीट किया है कल, कि जो भी नेशन स्पेशली जो ब्रिक है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर ये अपनी करेंसी बनाने पे आए तो। क्योंकि यूएसए जो है ये बहुत पावरफुल, बहुत माइटी कंट्री है, ठीक है, और इसे अपना इकोनॉमी चलाना आता है। मतलब बहुत ही जिन्होंने यूज़ करी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है कि अगर आप अपना डॉलर, जैसे डॉलर को छोड़ के अगर आप ये ब्रिक नेशन अपनी कोई करेंसी बनाना चाह रहे हो ना, तो फिर तो आप ना यूएसए के साथ ट्रेड को भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने अपनी करेंसी बना ली ना तो यूएस आप पे 100% टैक्स लगा देगा। क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली इन्होंने क्या अनाउंस किया था कि मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे प्रेसिडेंट बनते ही। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो सिटीज़न है उनके टैक्स को बिल्कुल ख़त्म करूँगा, और जो नेशन चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए वो मैं टैक्स के थ्रू लूँगा, जो कंट्री हमें एक्सपोर्ट कर रही है। आप समझ रहे हो? तो सेम वैसा ही जो है यहाँ पे इन्होंने ब्रिक्स नेशंस को एक धमकी दी है कि आप जो है जो प्लान कर रहे हो अपनी करेंसी बनाने की, चारों पांचों नेशंस, क्योंकि जो नेशंस है ना ब्रिक, आप खुद सोचिए, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी 4-5 नेशंस हैं, जैसे कि ईरान है, यूएई है, ठीक है, इजिप्ट है, ये और 4-5 नेशंस मिल गए हैं ब्रिक्स में। टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। स्पेशली ये 4-5 तो बहुत ही पावरफुल हैं पूरे एशिया में भी, सदर्न एशिया में भी, है ना। और यहाँ पे अगर इनका खुद का करेंसी बन गया ना तो डेफिनेटली जो डॉलर की वैल्यू है ना वो डाउनग्रेड होगी ही होगी, है ना। तो इस वजह से भी बोला है। तो यही आर्टिकल जो है इसमें बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे धमकाया जा रहा है। अब यहाँ के देखिए क्या बोलते हैं। अब बात रही अगर प्रॉब्लम की, तो देखिए चाइना को भी इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, इंडिया को भी और रशिया को भी। और इंडिया को अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो देखिए इंडिया अपना अच्छा खासा 60 से 70% प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलर्स हो गए, है ना, और कुछ बाइक्स हो गए, है ना, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इवन आईटी सेक्टर के सर्विसेज, 60% सर्विसेज इंडिया से जाता है ना। यहाँ से लोग माइग्रेट करती हैं, तो बहुत इम्पैक्ट इंडिया को भी पड़ेगा, इवन यूएसए को भी पड़ेगा, क्योंकि यूएसए फार्मास्यूटिकल जैसी चीज़ें इंपोर्ट भी तो करता है, वहाँ पे भी तो प्रोडक्ट का लैक होगा। तो वैसा वर्सा सेम चाइना पे है। तो ये ओवरऑल अभी धमकी उस बेसिस पे है, बाकी तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे नहीं रखी इस आर्टिकल पे, इसलिए मैंने आपको एक क्रिक्स में बता दिया कि क्या है, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है, रिसेंटली सऊदी अरेबिया में कोप 16 यूएनसीसीडी की जो है रियाद में सबमिट होने वाला 16 सेशन किस चीज़ के लिए है? ये है आपका यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। ये किस चीज़ के लिए? एड्रेस करने के लिए डेजर्टिफिकेशन और इसके इफेक्ट और को, ठीक है, इफेक्ट और ड्रॉट्स को। तो इसका जो है सबमिट होने वाला है। तो इसने अभी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है। ये बताया है कि क्या हो रहा है कि हर एक साल ना ईच ईयर कम से कम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अर्थ में डिग्रेड हो रहा है, जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, जिसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसकी एक रिपोर्ट इन्होंने बताई है, ठीक है। अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन बोलते किसको है? जिसमें लैंड जो है अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देता है, अपने बायोलॉजिकल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लूज कर देता है। कॉर्प लैंड, इरीगेटेड लैंड, रेंज, पैस्चर, फॉरेस्ट, वुडलैंड, ये सारी चीज़ें अपने कॉम्बिनेशंस में जो है लैंड का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जब ये चीज़ें अपनी क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है ना, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड ने अपनी प्रोडक्टिविटी पहले से कम करना शुरू कर दिया है। अब देखिए इससे क्या होता है कि इससे लॉस क्या है? मरीन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी जो है वहाँ पे भी लैंड डिग्रेडेशन होगा, तो जिससे ऑयल का इरोडनेस बढ़ेगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो हैं इससे काफ़ी ज़्यादा इरोड हो रहे हैं। फ्लोरा है उनको, फ्लोरा फौना को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मेनली यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लाइमेट ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है लैंड डिग्रेडेशन में। वर्ल्ड का सॉइल इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉइल का ही इरोड होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट बढ़ेगा कार्बन बढ़ने में, ठीक है। कार्बन सिंक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने और चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अगर आप रीज़न पूछोगे, हैवी यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर डाइवर्जन, फॉरेस्ट ड्राइवर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस, ये सारे मेन रीज़न है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सेस यूज़ करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें रीज़न है जिनकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। और रैपिड अर्बनाइजेशन, इंटेंस लैंड डिग्रेडेशन होना, डिस्ट्रक्शन, हैबिट, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें आपके जो हैं बहुत बड़ा एक रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही है कि देखिए कि इन रीजन्स में देखिए स्पेशली यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप चाइना, हाई प्लेन ऑफ कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स और मेडिटेरियन रीजन्स में देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ड्राइनेस हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। और दिस इज़ बिकॉज इट्स इम्पैक्ट कंसनट्रेट ट्रॉपिकल एरिड रीजन्स को इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, काफ़ी लॉस फेस करने को मिला। जैसे कुछ रीजन्स यहाँ बताए हैं, जैसे 25% ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन सॉइल। यहाँ पे लैंड की इंपॉर्टेंस बताई है कि 47 एक्वीफायर्स बीइंग डिप्लीटेड फास्टर देन दे आर वैनिश्ड, 20% डिक्लाइन इन ट्रीज एंड CO2 एब्जॉर्ब्स कैपेसिटी, ठीक है। तो ये डेटा मेंस के लिए है, बाकी बेसिक आप जान गए। और लेकिन यहाँ पे अभी करंट में इसलिए क्योंकि कोप 26 यूएनसीसीडी का जो है मीटिंग होगा रियाद में, 16 सेशन होगा सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।